Good evening, viewers. Welcome to Mindset Mastery Learn and Thrive, your compass in swirling sea of Indian democracy. As the world's largest exercise in free elections unfolds, we are here to be your guiding light through the maze of political intrigue and voter sentiment. Whether you are a seasoned political analyst or a curious observer, prepare to embark on a journey through the heart of India's democratic process. In each episode, we will dissect the electoral landscape with expert insights, lively discussions, and candid interviews. From the pulse of electorate to the strategic maneuvers of political parties, we leave no stone unturned in our quest for understanding. Join us as we unravel the narratives, analyze the trends, and explore the implications of the 2024 general elections. So stay tuned as we decode the drama, the dynamics, and the destiny of India's political future. Welcome to the forefront of democracy. Join me in welcoming our distinguished political expert, Umesh Agrawal ji. Namaste, Umesh Agrawal ji. Welcome to our platform. तो उमेश अग्रवाल जी, जैसे कि हमारा इलेक्शन का जो पूरा एक्सरसाइज है वो शुरू हो चुका है और कैंपेनिंग पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है। तो सबसे पहला जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो ये है कि बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन है इसमें कोई भी लड़ना नहीं चाहता है। या तो आप वोट दो और जाओ, वहां से निकल जाओ। बीजेपी जो है वो इलेक्शन को बिल्कुल ही ग्रांटेड समझ रही है और समझ रही है कि हमारी जीत पक्की है, हमको ज़्यादा कुछ कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। और जो अपोजिशन पार्टी है वो पहले ही हार मान चुकी है। तो जो हमारे देश की जनता है उसमें कोई उत्साह नहीं है इस इलेक्शन को लेकर, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। तो आप इस विषय पे क्या कहते हैं, आपका क्या विचार है? तो जनता ने अपना मन बना लिया है कि उन्हें मतदान उनको वोट किसके पक्ष में करना है। ठीक है, ये इलेक्शन ऐसा है कि इसमें बीजेपी स्टार्टिंग एज अ क्लियर हेड स्टार्ट। बीजेपी ऐसी स्थिति में चल रही है कि वो 240 से 50 सीट में उनको जीत निश्चित है। जो नॉर्थ में उन्होंने लास्ट टाइम जो किया है, इफ दे रिपीट द सेम परफॉर्मेंस, तो वो एक हेड स्टार्ट मिल चुका है। और रिगार्डिंग इलेक्शंस के लिए उत्साह नहीं है, क्योंकि इस बार सच में उत्साह नहीं है। कारण क्या है कि इलेक्शन का जो कैंपेनिंग है पिछले साल भर से चल रहा है। जब से न्यू पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, G20 हुआ, राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, लोग काम देख रहे हैं गवर्नमेंट का। और उसके हिसाब से कंटिन्यूसली ऑपोजिशन भी वो गेम खेल रहा है। और ऑपोजिशन ने अपने एक्ट से अपने आप को डिस्क्रेडिट कर दिया। जैसे उन्होंने नए पार्लियामेंट का अपोज किया और सडनली उन्होंने राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जो उनको इनविटेशन भेजा गया, उसको डिक्लाइन कर दिया। थर्ड, अगर आप देखा जाए तो उनका जो विजन डॉक्यूमेंट अगर आप देखेंगे, ये अभी उनका मैनिफेस्टो निकला था इंडिया अलायंस का, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे वो विजन डॉक्यूमेंट है चाइना का। इसमें वो बता रहे हैं कि हम हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हटा देंगे, हम चाइना से दोस्ती करेंगे, हम पाकिस्तान से दोस्ती करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन के पास कोई इश्यू नहीं है और लिस्टलेस बैटल कर रहे हैं। रिगार्डिंग बीजेपी ने इस बार अपना बेंचमार्क बढ़ा दिया है। उनने आज वो 2/3 बहुमत का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 50% सीट्स का तो उनका तो ऑलरेडी यार्डस्टिक उन्होंने अचीव कर लिया। उनको ये बरोबर लग रहा है, लोगों को भी लग रहा है कि अभी कोई ऑपोजिशन नहीं है, तीना फैक्टर उनके फेवर में काम कर रहा है। पर अब बीजेपी उससे आगे बढ़ रही है और उनको चाहिए 2/3 मेजोरिटी। और 2/3 मेजोरिटी आएगी कैसे? लास्ट टाइम उन्होंने 303 सीट जीती। मैं अस्यूम कर रहा हूँ 300 वापस जीत जाए, तो उन्हें 370 चाहिए। 70 सीट आएगी कहां से?
एडिशनल 70, तो एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। और इसी संदर्भ में मुझे लगता है कि जो स्टेट्स में बीजेपी ने लास्ट टाइम परफॉर्म नहीं किया था वो स्टेट क्रिटिकल हो जाते हैं। कुछ स्टेट जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है, केरल है, ये जो सदर्न बेल्ट है ये बहुत ही क्रिटिकल है। बीजेपी को 370 अगर जीतना है तो ये 4 स्टेट में उन्हें अपनी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। और तमिलनाडु एक बहुत ही अहम स्टेट है। और आज अगर आपने देखा है तो जिस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इतनी सारी विजिट की है चेन्नई और वेरियस पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में उन्होंने विजिट की है, और जिस हिसाब से राम जन्म प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी उन्होंने उन्होंने अपनी रात यहाँ पे तमिलनाडु में बिताई। उन्होंने वहां पे जाके तिरुचि में कंब रामायण पढ़ा और बंगाल को उन्होंने प्रतिष्ठित किया नए पार्लियामेंट में, और तमिल संगम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, काशी तमिल संगम। तो एक तरह से कल्चरल इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ द तमिल पॉपुलेशन विद द एंटायर इंडिया। तो एक तरह से एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेट है तमिलनाडु। ये बात तो सही है। और मैं भी अभी साउथ के इलेक्शन के ऊपर में बहुत कुछ स्टडी कर रहा था। तो बीजेपी के सामने दो तीन जो कुछ मुख्य मुद्दे हैं, जो चैलेंजेज रही है शुरू से ही, है ना। एक तो कि बीजेपी जो है वो हिंदी स्पीकिंग पार्टी समझी जाती है। और तमिलनाडु इवन की साउदर्न स्टेट का चैलेंज ये है कि वहाँ पे एक तो लैंग्वेज बैरियर है ना। और दूसरा, बीजेपी को समझा जाता है कि हिंदी स्पीकिंग पार्टी है और सारे नेता कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते हैं जनरल मासेस से। भले ही आप पॉलिटिकल लीडर से आप कम्युनिकेट कर लें या इंटेलिजेंसिया है उसके साथ कम्युनिकेट कर लें, लेकिन जो मासेज है जो कि तमिल ही बोलती है, उनको हिंदी भी नहीं आती, उनको इंग्लिश भी नहीं आती। तो उसके साथ उनका जो है वो कनेक्ट हो नहीं पाता है। और जब तक मास के साथ आपका कनेक्ट एस्टेब्लिश नहीं हो, तब तक आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपको अच्छा वोट शेयर मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, इस पे आपके क्या विचार है? आपने जो ऑब्जर्वेशन बताया है वो डेफिनेटली वैलिड है, बट ये जो आपका जो ऑब्जर्वेशन है ये 2021 तक मैं मान सकता था वो वैलिड था। हम्म। उसके बाद एक चेंज आया है तमिलनाडु में जब से अन्नामलई आए हैं एज अ स्टेट प्रेसिडेंट। हम्म। 2014 में बीजेपी को शायद एक सीट मिली थी, हम्म। 2019 में उनके अलायंस पार्टनर एडीएमके को एक सीट मिली थी। और हम्म। आप देखिए 2014 में एडीएमके ने 38 सीट जीती थी हम्म। और 2019 में यही काम डीएमके ने किया था। तो हम्म। in spite of winning 38 of the 39 seats, हम्म। Tamil Nadu never got any place of power, एक पावर सेंटर नहीं रह पाया है फॉर द हम्म। पास्ट 1 decade। जैसा यूपीए रूल में होता था, डीएमके मिनिस्टर्स या और उससे पहले उनको एक प्लम पोजीशंस मिलते थे, तो हम्म। एक रिप्रेजेंटेशन नहीं था तमिलनाडु में। और सेकंड, इसमें स्टेट लीडरशिप वाज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ एट दैट टाइम टू हम्म। कनेक्ट विद द मासेस। ठीक है, उस समय ऐसा था कि दे वर ऑलवेज एडवोकेटिंग अलायंस आइदर विद एडीएम के, और उनके कंधों पे रख के बीजेपी लड़ती थी। जी। तो इसके लिए क्या हुआ था, 2019 में जब इलेक्शंस हुए थे उस समय एडीएम के पावर में थी और बीजेपी ने उनके साथ अलायंस करके इलेक्शंस लड़ा था, तो हम्म। एंटी इंकम्बेंसी हुआ था उस समय। सेकेंड, तमिलनाडु की जनता 8 साल से आईडीएमके के रूल में रह के दे वांटेड फॉर अ चेंज। सो हम्म। बेसिकली 2019 में जो डीएमके को वोट मिला था, इट वाज एन एंटी इंकम्बेंसी वोट। हम्म। ओके, तो वोट शेयर भी अगर आप देखेंगे दे वन वेरी डिसिसिवली एक हम्म। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हम्म। बट आप देखिए 2021 के जब असेंबली इलेक्शंस हुए थे, डीएमके वापस जीता। ओके, उसके बाद लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए, डीएमके वापस जीता। तो 3 इलेक्शन डीएमके कंटिन्यूस जीत चुका है, वो भी डिसिसिव मैंडेट के साथ। हम्म। बट उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही पावर में आए थे हम्म। डीएमके ने अच्छा काम किया कोविड के तक, पर कोविड के बाद दे लॉस्ट द साइट।
और उसके बाद अन्नामलई आने से उन्होंने एक एक करके डीएमके फाइल्स जो रिलीज की, इवन के कार्डर्स आर शॉक्ड बाय द स्केल ऑफ करप्शन। ठीक है। सेकेंड, देयर इज अ इश्यू ऑफ ड्रग्स विच इज वेरी मच प्रिवलेंट ऑल ओवर तमिलनाडु, एक बहुत बड़ा इश्यू है। थर्ड, सिविक इश्यूज मिसमैनेजमेंट वो बहुत ज्यादा चल रहा है ड्यू टू करप्शन। बहुत सारे सिविक इश्यूज लेफ्ट अनएड्रेस्ड है। तो तमिलनाडु की जनता अभी चाह रही है एक चेंज लाने का, और जब चेंज आता है तमिलनाडु में वो एक बहुत ही डिसिसिव मैंडेट देती है। ठीक है। बट यहाँ पे अगर मानना चाहेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर स्टालिन, ही इज अ सीजन पॉलिटिशियन, उन्हें पल्स मालूम है पीपल की। तो कैसे भी करके उन्होंने स्टेट वेलफेयर, स्टेट बेनिफिट फंड्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं आफ्टर साइक्लोन। तो बहुत सारा जो पब्लिक का गुस्सा खत्म हो चुका है, बट इतना भी नहीं हुआ है कि लोग उन्हें वापस वोट करेंगे या नहीं करेंगे, वो एक डाउटफुल है। 2019 में बीजेपी को शायद अराउंड 3% ऑफ द वोट शेयर मिले थे, पॉपुलर वोट शेयर 3%, सिर्फ 3%। और अभी अगर आपने देखा होगा, एक इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट है, फेमस है, उनका नाम है प्रशांत किशोर, उन्होंने यहाँ तक बोला है कि बीजेपी कैन विल बी इन डबल डिजिट्स एंड दे विल शॉक द नेशन। जो 2019 में वेस्ट बंगाल में हुआ था, 2024 में वो रिपीट होगा तमिलनाडु में। और बहुत लोग कंजर्वेटिवली बोल रहे हैं कि 10 से 12 सीट वो लोग जीत सकते हैं, बीजेपी के चांसेस बहुत ब्राइट है, क्योंकि परसीव्ड एंटी इंटेंट एस्टेब्लिशमेंट डीएमके अगेंस्ट चालू हो चुका है। और सेकंड, ऐसा है कि डीएमके का जो अलायंस है, जो लास्ट टाइम जब वो अलायंस लड़ते थे तो उनके वोट्स आपस में ट्रांसफर होते थे, जैसे 5 पार्टीज के। बट इस बार लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है कि जिस हिसाब से यहाँ पे माइनॉरिटी अपीसमेंट हुई है एंड अदर थिंग्स, जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स भी देखे गए हैं, तो पीपल आर वेटिंग फॉर अ चेंज। वो चाहते हैं कि कुछ चेंज आए, और इसका रिफ्लेक्शन होगा बीजेपी के वोट शेयर में। और सेकेंड, ये इलेक्शन डिटरमाइन करेगा हु विल बी द मेन ऑपोजिशन पार्टी इन तमिलनाडु। इस समय बहुत लाइकलीहुड है कि बीजेपी विल एमर्ज एज अ लाइकलीहुड चैलेंजर टू डीएमके इन फ्यूचर इलेक्शंस एज वेल। और जहां तक ओपिनियन पोल्स बता रहे हैं, इवन अभी एबीपीसी वोटर का जो पोल आया था, उसमें भी बताया गया है कि बीजेपी विल विन 19% वोट शेयर, विल गेट 19% वोट शेयर। पर उसमें बताया गया कि डीएमके इज स्वीपिंग द स्टेट। ठीक है। तो जो उनका जो वोट शेयर है वो सब ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके हैं, जो भी सीजन्ड एनालिस्ट हैं, पोलस्टर्स है, वो उन्होंने प्रेडिक्ट कर चुके हैं। और बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जो बीजेपी ने अलायंस को भी दी है, जिसमें अगर आप देखा जाए तो दिनकरन जी है, फिर बाद में एसी सनमुगम है, अन्नामलई है, अनबुमनी रामदास की वाइफ है सौम्या अनबुमनी। और ऐसे 5-6 सीट्स है जो बीजेपी को लग रहा है कि वो कंफर्म जीतेगी। ठीक है। और एनालिस्ट तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि 10 से 12 सीट जीत सकती है। तो बहुत ही टफ चीज है। और इस हिसाब से आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर हैज विजिटेड तमिलनाडु मल्टीपल टाइम्स, और उन्होंने यहाँ पे जो अन्नामलई की पॉपुलैरिटी है और मोदी की पॉपुलैरिटी है, वो आपको दिखने को मिल रही है। एंड अगर आप देखा जाए तो ये डबल इंजन ग्रोथ का जो फॉर्मूला है, जो जो बाकी सब स्टेट में चल रहा है, सिमिलर थीम यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है। अन्नामलई को ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ही इज अ डायरेक्ट हॉटलाइन बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द पीपल ऑफ कोयम्बतूर। उन्होंने एक मैनिफेस्टो भी रिलीज कर दिया है और उन्होंने प्रॉमिस किया कि 500 दिन में वो उस मैनिफेस्टो को कंप्लीट कर देंगे। एंड लोकल रिपोर्ट्स मिल रहे हैं कि द मलयाली एसोसिएशंस जो कोयम्बतूर में बहुत ज्यादा है, दे हैव प्लेस्ड देयर सपोर्ट टू अन्नामलई। द काउंटर कम्युनिटी, द नायडू कम्युनिटी, उन लोगों ने भी प्लेज कर चुका है। तो ग्राउंड रिपोर्ट्स ये मिल रहे हैं कि अन्नामलई इज गोइंग टू सेल थ्रू इन कोयम्बतूर। एक बहुत ही अच्छा परिणाम आ जाएगा अगर होगा तो। तो जो मैंने भी ऑब्जर्व किया है, मैं भी जो अभी रिसेंटली ज़्यादा साउथ के इलेक्शन में जो मैं इंटरेस्ट ले रहा था, तो मैंने देखा कि
योगी आदित्यनाथ के आने के पहले जो सिचुएशन उत्तर प्रदेश में था, वहाँ पे दो ही बड़ी पार्टियां थी, एक समाजवादी पार्टी और दूसरा बहुजन समाजवादी पार्टी। तो इन दोनों के बीच पावर शेयरिंग चलता था, कभी वो पार्टी जीती कभी ये पार्टी जीती, और जो सिस्टम था वो एज इट इज चलता रहता था। जो लोगों की हालत थी वो एज इट इज बनी रहती थी। किसी भी पार्टी में लोगों की हालत में कोई फर्क नहीं आता था, सिर्फ पार्टी का नाम बदल जाता था, कभी ये पावर में है कभी वो पावर में है। और ये काफी दिन से चल रहा था, और लोग कोई उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि भाई उत्तर प्रदेश की हालत कभी सुधरेगी, है ना। तो ऐसे ही, लेकिन इसी बीच में जब योगी आदित्यनाथ एकदम डिसिसिव मेजोरिटी के साथ आए और उनकी सरकार बनी, उसके बाद उत्तर प्रदेश का चेहरा बदल गया, और धीरे धीरे जो पार्टियां पहले खेल खेला करती थी वो दोनों दोनों साइड लाइन हो गई। तो मुझे जो है वो सिमिलर सिचुएशन तमिलनाडु में दिख रहा है, कि यहाँ पे जो लोग हैं, जिस तरह की सोसाइटी है, और ये जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है, डीएमके और एआईएडीएमके, तो ये दो पार्टियां ही हैं, जो दो पार्टियां काफी सालों से खेल खेल रही है, पावर इनके बीच ही शेयर होता रहता है, कभी ये पार्टी है कभी वो पार्टी है, और काम का जैसे चलना है वैसे ही चलता रहता है। तो जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो एक्चुअली मेरी नज़र में, जो मेरी समझ में आया, वो इन दोनों पार्टियों के खिलाफ है, किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है। और कुछ जो मैंने स्टडी किया, कि जो यहाँ पे लेबर काफ़ी ज़्यादा है नॉर्थ ईस्ट के, और नॉर्थ के लेबर बिहार यूपी और नॉर्दर्न ईस्ट के जो लेबर है वो काफ़ी है, और वो लेबर को तमिलनाडु भी वेलकम करता है और केरला भी वेलकम करता है। उनको कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, वो ना तो हेट करते हैं मुझसे, बल्कि उनके रहने खाने का भी खर्चा उठाते हैं और काम भी देते हैं। तो स्पेशली जो गारमेंट इंडस्ट्री है, जब से रसिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, तो इन लोगों का ऑर्डर काफी कम हो गया है, क्योंकि इनको यूरोप से काफी ऑर्डर मिलते थे। तो और इसके कारण क्या हुआ, इनको वर्कफोर्स कम करना पड़ा, और जिससे लेबर जो है सो वहां से चले गए, और जो वहां से गए वो वापस आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी दूसरे जगह भी काफी डेवलपमेंट हो रहा है। यूपी में भी हो रहा है, और आंध्रा में भी है, और भी कई जगह जहाँ डेवलपमेंट वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे लोगों के लिए बड़ी समस्या है कि अब हम जब ऑर्डर यहाँ पे आने लगेगा तो हम मेकअप कैसे करेंगे, हमारे पास लेबर प्रॉब्लम है। तो उनको बीजेपी में एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, कि ये नई सरकार आएगी और केंद्र में सरकार है और डेवलपमेंट के लिए जानी जाती है, जो 9 सालों से काम किया है। और तमिलनाडु में जो सोशल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे लिटरेसी रेट 80 पॉइंट से ज़्यादा है, 80% से ज़्यादा है। तो लोगों को समझ में आता है कि भाई हमारे लिए कौन काम करेगा। तो ये भी बीजेपी के लिए एक अच्छा फैक्टर बनता है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी नज़र में क्या क्या फैक्टर है, जो ग्राउंड पे जो पॉलिटिक्स चलता है लोकल पार्टीज का वो तो चलता रहेगा, है ना, लेकिन जो इंटेलिजेंसिया क्लास है, और तमिलनाडु में ये सेक्शन काफी बड़ा है और काफी मैच्योर है, और ये सिर्फ मतलब कि फीलिंग के हिसाब से कोई डिसीजन नहीं लेता है, बिल्कुल वो कैलकुलेट करके डिसीजन लेगा। तो आपको क्या क्या फैक्टर दिखते हैं जो बीजेपी के फेवर में हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यूपी में बीजेपी का एक बेस था। हम्म। 96 में मुझे याद है कि उनको 80 में से 51 सीट मिली, अच्छा। और बीजेपी 180 सीट में से 51 सीट यूपी में आई थी। वहां पे उनके पास कद्दावर नेता थे, राजनाथ सिंह, उसके कलराज मिश्रा, लालजी टंडन, ये सब थे ऑलरेडी, और वाजपेयी जी भी लखनऊ से लड़ते थे। तो बीजेपी और तमिलनाडु को, बीजेपी ऑफ उत्तर प्रदेश और बीजेपी ऑफ तमिलनाडु को कंपेयर नहीं किया जा सकता। उसके बाद वो वोट शेयर जरूर कम हुआ था बीजेपी का। 2009 में उनको सिंगल डिजिट 9 सीट आई थी हम्म। इन लोकसभा। और मुझे याद भी है कि 2012 के असेंबली इलेक्शन में उनको 47 सीट्स आई थी। पर चेंज हुआ 2014 में, जब हम्म। वहां पे अमित शाह ने कमान संभाली, और एक हम्म। एक अचंबा हो गया जब उन्होंने 73 सीट जीती थी 2014 में। और हम्म। उसके बाद 2017 में योगी जी के नेतृत्व में जो इलेक्शन लड़ा गया था उसमें 325 सीट आई थी। तो एक तरह से सुनामी ऑफ वोट आ गया था बीजेपी को। और हम्म। 2019 में जब बीएसपी और एसपी महागठबंधन बना के जीते थे, तब वो 62 सीट जीते थे।
और 2022 इलेक्शन में जो हम्म, असेंबली इलेक्शन वापस हुए थे, इन स्पाइट ऑफ कोविड, और जो नेशन वाइड प्रोपेगेंडा किया था, बीजेपी को 270 सीट आई है 400 में। हम्म, बट ये चीज मैं बताऊंगा, वहां पे ऑलरेडी बेस है यूपी में। तमिलनाडु में 3% वोट शेयर था 2019 में, ठीक है। और 2021 में अन्नामलई जी आए, अन्नामलई आने से यहाँ पे उन्होंने एन मक्कल यात्रा चालू की। ही हम्म, हैज विजिटेड 234 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां पे जाके वो उन्होंने लोगों के साथ एक कनेक्ट यात्रा की थी। आपको याद है 2004 में सोनिया गांधी ने भी जब यूपीए की विक्ट्री जब की थी, तब उन्होंने रथ यात्रा की थी। तो सिमिलरली एक पीपल आउटरीच प्रोग्राम इस बार अन्नामलई ने किया है, और उसका बहुत ही भयंकर ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स आया। ऐसा हुआ है कि बहुत सारे मिनिस्टर्स ऑफ द डीएमके गवर्नमेंट, उन्होंने अन्नामलई के खिलाफ अपशब्द बोले, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट बात बोला। हम्म, और इससे क्या हो रहा है कि आज एक स्थिति ऐसी है तमिलनाडु में कि बोथ द ड्रेविडियन पार्टीज, भले वो डीएमके हो या ईपीएस की एडीएमके, दोनों अन्नामलई को टारगेट कर रहे हैं और हम्म, मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं। तो आप एक तरह से आप देख लीजिए कि ड्रेविडियन पार्टीज जो बोलती है अन्नामलई फैक्टर नहीं है, बट हम्म, उनके ऊपर पर्सनलाइज्ड अटैक्स हो रहे हैं। 2014 में मोदी जी के ऊपर भी ऐसे अटैक हुए थे। मणिशंकर जी ने उनको चाय वाला बोल दिया, नीच आदमी बोला। एक समाजवादी पार्टी के एमपी ने उनको बोला था कि अगर मोदी जी यूपी में आएंगे तो हम उनको चीर फाड़ कर देंगे। सोनिया जी ने बोला था कि मोदी जी को बोला था मौत का सौदागर। तो हम्म, एक तरह से पर्सनलाइज्ड अटैक हुआ था, तो सिमिलर अटैक हो रहा है अन्नामलई से। तो हम्म, इसका मतलब क्या है, जब विरोधी आपके खिलाफ बोल रहे हैं तो आप हम्म, समझ जाओ आप पॉपुलर है। और हम्म, वो ट्राई कर रहे हैं कि कोई भी हालत में अन्नामलई जीते नहीं। हम्म, यहाँ तक भी उन लोगों का पैक्ट हो चुका है। The first and only focus right now is to defeat Annamalai in Coimbatore Lok Sabha constituency, जो मुश्किल लग रहा है मुझे आज जिस हिसाब से ग्राउंड रिपोर्ट आई है। नहीं, अगर पर्सनली वो अन्नामलई को डिफीट कर भी देते हैं, हरा भी देते हैं, लेकिन अगर बीजेपी का वोट शेयर बढ़ जाता है और उसकी सीटें मिल जाती है तो पार्टी फायदे में ही है। देखिए वो देखिए इवन इन 2021 वेस्ट बंगाल इलेक्शन में ममता बनर्जी हार चुकी थी शुभेंदु अधिकारी के साथ सिंगूर में, ठीक हम्म, है। और उनकी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की, 213 सीट लिए थे 294 में, हम्म, हाईएस्ट टैली था। तो एक पास प्रेसिडेंट नहीं है कि ऑलरेडी उस समय भी उनकी विक्ट्री हेल किया गया था, हम्म, जिसमें एक पार्टी लीडर हार जाता है पर उनकी पार्टी जीत जाती है। हम्म, तो अभी वैसी स्थिति नहीं है कोयम्बतूर में। अनामली के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने पर्सनली बहुत इसको नर्चर किया है। हम्म, उन्होंने उन्होंने ही हैज एक्चुअली ट्राइड टू रीच आउट टू द पॉपुलेशन ऑफ तमिलनाडु। उन्होंने बताया कि देयर इज हाँ, नो कल्चरल डिवाइड, हम सब एक हैं। उन्होंने एक सिविलाइजेशनल कनेक्ट भी लेने की कोशिश की है। उसके हम्म, अलावा ऑपोजिशन इज ट्राइंग टू रेक अप द रीजनल इशू। वो हम्म, एक जाके नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट्स नहीं मिल रहा है, एक हम्म, तरह से बहुत प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। बट आप आपने सुना होगा, यू कैन मेक some fool, you can make people fool sometimes, but you can't make people all the time fooled all the times। मेरे ख्याल से I'm not getting the exact quotes, हाँ, but ठीक है, लेकिन लोग लोग समझ रहे हैं, और हम्म, लोग समझ रहे हैं। और इसके हिसाब से मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे डीएमके फाइल्स में जब रिलीज किया था, जब कन्वर्सेशन लोगों ने सुना, तो हम्म, यहाँ पे पॉपुलेशन इज शॉक्ड। सेकेंड, 3 इलेक्शन डीएमके ऑन द ट्रॉट जीत चुका है, ओके। और हम्म, परफॉर्मेंस उनका इतना अच्छा नहीं रहा है। द हम्म, पीपल ऑफ तमिलनाडु इज लुकिंग फॉर अ न्यू ऑल्टरनेटिव। और हम्म, आपको बता देता हूँ यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ड्रेविडियन पार्टीज बोथ डीएमके एंड एडीएमके का कैप्टिव वोट बैंक 25% हम्म, रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जयललिता एंड करुणानिधि, ठीक हम्म, है। आज दोनों लीडर नहीं होने से हम्म, तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा वॉइड आ गया है। हम्म, डीएमके के पास स्टालिन है, जो इस समय तमिलनाडु के सबसे पॉपुलर लीडर है, हम्म, ओके। बट एडीएमके के 3 टुकड़े हो चुके हैं, हम्म, ईपीएस का एडीएमके, ओपीएस का एडीएमके, दिनकरन का एडीएमके। अब इसमें ओपीएस एडीएमके एंड दिनकरन एडीएमके एनडीए के साथ अलाई कर रहे हैं। अच्छा, ईपीएस ईपीएस जो एडीएमके है, जिनके पास पार्टी सिंबल भी है,
और हम्म, पार्टी हेडक्वार्टर भी उनके पास है। हम्म, ही इज कंटेस्टिंग डिफरेंटली। इस इलेक्शन में डिटरमाइन होगा कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ ईपीएस, उनका क्या है। और जैसे जैसे अगर बाई चांस जो ऑपोजिशन, एक और एक चीज नोट करिए, तमिलनाडु में 50% ऑफ द पीपल आर अनडिसाइडेड वोटर्स, छोटे छोटे अच्छा, वोट्स बैंक है। जैसे किसी पार्टी के पास 6% है, 4% है, तो हम्म, एक अलग ही है। बीजेपी हम्म, का जो वोट शेयर बढ़ेगा, हम्म, जो नेक्स्ट 50% है उसके अंदर बढ़ेगा। ठीक है। सेकेंड, मेरा ये और एक चीज मानना है कि जैसे जैसे बीजेपी रजिस्टर करती रहेगी विक्ट्रीज, वी विल सी मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर पार्टीज ज्वाइनिंग बीजेपी। और या, जब वो हो, अब वो चालू होगा तो हम्म, बीजेपी विल बी अ फोर्स टू रेकन विद इन फ्यूचर। ये हम्म, मेरा मानना है। और यहाँ पे तमिलनाडु में अभी एक कल्चरल इग्निशन मिला है प्राइम मिनिस्टर की विजिट से। हम्म, जैसे राम जन्मभूमि के टाइम से पहले उन्होंने तिरची में जो समय बिताया था, वो हम्म, रामेश्वरम भी गए थे। तो जिस हिसाब से वो कन्याकुमारी भी जाके ही इज ट्राइंग टू गेट, वो एक एंशिएंट सिविलाइजेशन रूट्स अवेकन कर रहे हैं। और यहाँ पे हम्म, अन्नामलई का भी एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अन्नामलई के बारे में, ही इज अ सीजन पॉलिटिशियन, अभी वो सीजन पॉलिटिशियन बन चुके हैं। हाँ, देखिए, उन्होंने ये भी बोला है, एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर आप मेरे खिलाफ कुछ बोलेंगे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अगर आपने मेरे लीडर के बारे में बोला तो मैं चुप नहीं रहूंगा। और सेकंड, वो कहीं भी जाते हैं, अगर उनसे नहीं होता है वो सीधा बोल सकते हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा। हम्म, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। हम्म, यहाँ पे पीपल ऑफ तमिलनाडु आर अप्रिशिएटिंग हिज ऑनेस्टी। हम्म, जैसे मोदी बोलते हैं, मोदी की गारंटी है आपके वर्ड्स के अंदर। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी आज बोला था कि हम्म, वर्ड्स मैटर। आज हम्म, वर्ड्स को जो वोट करना है, तो अन्नामलई इज जस्ट लाइक, बोलते हैं ना कि अनदर वर्जन ऑफ मोदी। वो भी हम्म। जित वो उतना ही बोलते हैं जितना कर पाते हैं। वो क्लीन इमेज है, उनके अगेंस्ट कोई एलिगेशन नहीं है। एंड वो बहुत ये एग्रेसिव है, कॉम्बैटिव है, आईपीएस ऑफिसर रहा है, तो वो कॉम्बैटिव आईपीएस है। ऑफिसर रहे हैं, वो हम्म, आईआईएम के एलुमनी भी रहे हुए हैं। और हम्म, उन्होंने और उनकी एक स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग है, और वो हम्म, फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, हम्म, ब्यूरोक्रेसी को जानते हैं, प्रोसीजर्स क्या है गवर्नमेंट के सब जानते हैं। एंड हम्म, वो दायरे में रह के काम कर रहे हैं। एंड उनको ये समझ में आता है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है। जब हम्म, वो बात करते हैं, वो कभी भी कभी भी कास्ट लाइन्स और रिलीजन लाइन्स पे बात ही नहीं करते हैं। हम्म, जहाँ पे भी होता है, ही इज टेलिंग फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। हम्म, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास, उनकी हम्म, यही लाइन है। हम्म, और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है अपनी पद यात्रा से। तो तो आप क्या उम्मीद करते हैं? आपको क्या लगता है कि बीजेपी कितनी सीटें मिल सकती है बीजेपी? देखिए, कंजर्वेटिवली मेरी मानना है कि 5 से 6 सीट मुझे लग रहा है आज की डेट में। हम्म, और एट बेस्ट 12 सीट हो सकती है अगर सरप्राइज हुआ तो। पर 5 से 6 सीट लग रहा है मुझे आ जाएगा। हम्म, और और मेन इसमें मेजर विक्ट्री होगी बीजेपी का वोट शेयर, अच्छा, अच्छा, जो जिस हिसाब से एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, हम्म, उसे एक फर्क पड़ेगा। अगर यहाँ पे तमिलनाडु में सरप्राइज होता है, हम्म, तो जो बीजेपी को अगर 370 अचीव करना है, तो हम्म, बिना तमिलनाडु को जीते वो अचीव नहीं हो सकता। हम्म, तमिलनाडु में उनको एक बहुत अच्छा प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है। हम्म। मैंने भी जहाँ तक इस तमिलनाडु के जिस इलेक्शन का जो डायनामिक्स है उसको जो समझा है, उसमें मैंने देखा है कि दो चीजें हैं। बीजेपी के स्कोप हैं, भले ही उनको सरफेस पे वो नहीं दिख रहा हो, लेकिन बीजेपी को दो काम करना बहुत ही जरूरी है। हालांकि अब उसके लिए समय भी नहीं है, क्योंकि पहला इलेक्शन तो तमिलनाडु में ही होना है। कि एक तो कि उनका जो कैंपेनिंग है इलेक्शन में, वो काफी एग्रेसिव होना चाहिए था। लेकिन अब तक वो जितना होना था उतना हो चुका, अब तो शायद कर भी नहीं सकते हैं, है ना? और मैं मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा कि बीजेपी ने जो कैंपेन किया है, दैट इज हम्म, अ पॉजिटिव कैंपेन। हम्म, कोई भी मड स्लिंगिंग की बात नहीं की, उन्होंने अपना पॉइंट रखा है, हम्म, उन्होंने बता दिया हम ऐसे हैं। हम्म, सेकेंड,
अगर आप नोटिस करेंगे, लास्ट टाइम कांग्रेस ने लोकसभा में 52 सीट जीती थी, उसमें से 19 सीट्स उनको केरल में आई थी, 8 सीट तमिलनाडु में से आई थी। तो मतलब 50% सीट्स कांग्रेस ने जो लास्ट टाइम जीती थी वो इन दो स्टेट से जीती थी। और इस बार मोस्ट लाइकली है कि तमिलनाडु में जब जब रिजल्ट्स आएंगे तो फर्स्ट नंबर की पार्टी जरूर डीएमके होगी। जो सीट्स पे सबसे बड़ा जो नुकसान झेलेगी वो कांग्रेस रहेगा। कांग्रेस को इस बार 8 से 9 सीट आने वाली नहीं है, बहुत कम आएगी तमिलनाडु से, और उस सीटों पे बीजेपी रजिस्टर करेगी विक्ट्री अपनी। क्योंकि एक सीट है शिवगंगा, वहां पे कार्ति चिदम्बरम खड़े हो रहे हैं जो पी चिदम्बरम के बेटे हैं, पर सुनने में आ रहा है कि उधर भी उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। सो मेरा ये मानना है कि बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ेगा और दे विल गेन एट द एक्सपेंस ऑफ कांग्रेस, मोस्टली इन तमिलनाडु। कांग्रेस लीडरशिप को अगर जरा भी अकल होती ना तो अकल तो कहा भी नहीं जा सकता है, सोचा भी नहीं जा सकता है कि जबकि जो पार्टी का जो लीडर है वो अपनी जगह से हिलना ही नहीं चाहता है, वो किसी दूसरे को मौका देना नहीं चाहता है। नहीं तो कांग्रेस कोई भी टेंटेड पॉलिटिशियन को खड़ा नहीं करती कहीं से भी, अगर उसको इलेक्शन जीतने का इरादा होता तो। लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं है, जो भी उसके लॉयल लोग हैं उनको ही वो खड़े करेंगे। तो ये तो उनकी बात है, उनके ऊपर तो सोच भी नहीं रहे हैं, सोच कर कोई फायदा भी नहीं है। जो बातें मेरी समझ में मुझे दिखी कि ये तो कि जितना भी कैंपेनिंग हुआ है साउथ में, है ना, वो एक्चुअली और भी ज़्यादा एग्रेसिव कैंपेनिंग होना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी में साउथ में कैंपेन करने के लिए उनके पास में लीडर्स नहीं है। एक तो साउथ में उनको तमिलनाडु में अन्नामलई है जो कि नए हैं, और दूसरे सेंट्रल लीडरशिप में भी ऐसे आदमी नहीं है जो कि जाके उसको सपोर्ट कर सके। इसलिए बार बार मोदी जी को ही जाना पड़ता है, क्योंकि बाकी किसी का भी वो इमेज नहीं बन रहा है जो कनेक्ट कर सके मैसेज के साथ में, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का बना हुआ है। तो ये बात यहाँ है। पे मैं और आपसे यहाँ पे करना चाहूंगा, देखिए जनाधार तो बीजेपी का बढ़ेगा, हम्म बट क्या हो रहा है कि एक अप्रत्याशित अगर जीत आपको हासिल करनी है तो हम्म मोदी जी वोट काम कर रहे हैं जो 2019 में बंगाल में हुआ था। हम्म 2014 में बीजेपी को 2 सीट आई थी और 2019 में हम्म बीजेपी को बंगाल में 18 सीट आई थी। हम्म तो इसको अप्रत्याशित जीत बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मोदी जी का कैलकुलेशन है, हम्म he is for something like Bengal like result in Tamil Nadu in 2024. So हम्म let's wait what is going to happen. We can just speculate at this point of time and wish that हम्म BJP wins. And जो बीजेपी के सपोर्टर्स है, they should go out in large number to vote irrespective of the candidate winning or losing, वो मतलब नहीं है। हम्म they have to support बीजेपी, they have to register their vote, उनको एक शो, आपका जो सपोर्ट है वो आपके वोट शेयर से ही दिखेगा। हम्म जितने लोग आपके फेवर में वोट करेंगे, दैट विल ले डाउन द फ्यूचर कोर्स फॉर द पार्टी इन तमिलनाडु। ये भारतीय जनता पार्टी भी है, वो भी उसने भी कहा है और उसी ढंग से काम कर रही है कि वो अभी जीतने पे ध्यान नहीं दे रही है, कितनी सीट हम जीतते हैं इस पर ध्यान नहीं दे रही है। वो अपना परफॉर्मेंस बेटर करना चाहती है कि हमारे जो परफॉर्मेंस पहले इलेक्शन में रहे हैं उससे अच्छे हो। और ये देखिए, पार्टी इसमें एक और एक चीज बताना चाहूंगा, कुछ सीट्स पे बीजेपी लास्ट टाइम सेकंड आई थी, हम्म तो दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दो सीट्स जिसमें वो जीत सकती है। हम्म जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई थी, आपको बता देता हूं, अगर आप मैंने एक लिस्ट बनाई भी है जिसमें एक लग रहा है कि मुझे जीत सकती है बीजेपी। जैसे कोयम्बतूर है जहाँ पे अन्नामलई खड़े हैं, मल्ले है। फिर फिर तिरुनेलवेली है, कन्याकुमारी है, हम्म वेल्लूर है, हम्म नीलगिरी है, हम्म तिरुपुर है, हम्म विरुधनगर है, हम्म शिवगंगा है, हम्म तेनकासी है, मदुरई है, हम्म धर्मपुरी, फेनी, रामनाथपुरम हम्म और चेन्नई साउथ। ये सब सीट में 14 सीट है ये, जिसमें बीजेपी स्ट्रांग। अच्छा। और अगर जो अप्रत्याशित हम विक्ट्री बोल रहे थे, जो
जो बंगाल में 2019 में हुआ है, तो ये सब कंट्रीब्यूट कर सकती है अगर बीजेपी का चैली इंप्रूव हुआ, जैसा प्राइम मिनिस्टर ने प्लानिंग कर चुके होंगे। तो 14 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी को, जहां पे बीजेपी ने बहुत मेहनत की है। बाकी बाकी सब जगह पे सेंट्रल लीडरशिप गई है, बट वहां पे बस वो जैसे आप बता रहे थे कि 26 सीट ऐसी है जहाँ पे पार्टी इज जस्ट ट्राइंग टू मेक इट्स प्रेजेंस फेल्ट, क्योंकि जनाधार इतना नहीं है उधर। यस, प्रॉमिसिंग जरूर है। अच्छा, दूसरा जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है वोटर टर्नआउट एक्चुअली। सो दैट इज अनदर थिंग, क्योंकि वहाँ पे जो सोसाइटी है उसमें इंटेलिजेंसिया जो सेक्शन है वो काफ़ी बड़ा है। तो वोटर के टर्नआउट कितने रहते हैं? अगर वोटर टर्नआउट बढ़ा तो बीजेपी के ज़्यादा चांसेज हैं, क्योंकि बीजेपी को ज़्यादा वोट जो मिलेंगे वो जो इंटेलिजेंसिया है ना, उनसे ही ज़्यादा वोट उसको मिलेंगे। और जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं उनका तो ज़्यादा कनेक्ट वहाँ की पार्टी के साथ ही होगा। तो ऐसा मेरा मानना था कि वोटर टर्नआउट क्या मैं रहा आपको पहले और इस बार मैं क्या आपको होता है। मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि हिस्टोरिकली तमिलनाडु में हाई वोटर टर्नआउट होता है, 70% के अराउंड होता है। और अच्छा। सेकेंड, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स का जो हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन, वो तमिलनाडु में हुआ है। अच्छा। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे एक इन्फॉर्म्ड पॉपुलेशन है हम्म। जो डेटा एंड फिगर्स की बात कर रही है। हम्म। और ये डेटा एंड फिगर्स अनामलई से बेहतर आज कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। हम्म। आप उनके आईआईटी का इंटरव्यू देख लीजिए, हम्म। जहाँ पे उन्होंने सारे क्वेश्चंस लिए, हम्म। जितने लोगों ने क्वेश्चन पूछे उसके एक बहुत सटीक आंसर दिया उनको। और बहुत लोगों को कन्विंस हो चुके हैं। पीपल आर लुकिंग फॉर सम स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। ठीक है, आज मैंने आपको ये भी बताया कि तमिलनाडु में एक लीडरशिप वॉइड है, वो हम्म। अन्नामलई इसको फिलअप कर रहा है कि आफ्टर द डिमाइस ऑफ जयललिता एंड करुणानिधि, वहां पे अभी एक ही मास लीडर है, स्टालिन। और उसके बाद जिसका अगर ब्रॉड बेस स्टेट में अगर कोई रीच है, वो अन्नामलई है। टीपीएस भी एक बहुत ही बड़े लीडर हैं, बट उनका एक इमेज है, वो एक छोटे से रीजन में है, कोंगू बेल्ट में। किसका? ईपीएस जो एडीएमके के हैं, अच्छा। उनका कोयम्बतूर के पास एक कोंगू बेल्ट बोलते हैं, उधर उनका है। इट इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड। पैन स्टेट वाइड लीडरशिप में फर्स्ट आज की डेट में स्टालिन है। सेकंड आज की डेट में मेरा मानना है हम्म। अन्नामलई जी का। चलिए उमेश अग्रवाल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और साउथ इंडिया का इलेक्शन जो इस बार है वो काफ़ी अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, इसलिए लोगों की काफ़ी दिलचस्पी रहती है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो आपकी नज़र में और भी कोई मुद्दा हो तो हम लोग फिर से बात करेंगे इसके ऊपर। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। हमारे पास में समय अब बचा नहीं है, इसलिए हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्यूअर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को पसंद कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने लोगों के साथ, ताकि ये जानकारी लोगों तक भी फैल सके। बहुत धन्यवाद उमेश अग्रवाल जी, हम लोग जल्दी ही फिर से मिलते हैं। जय सिया राम। जय श्री राम।